नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर रविपति त्रिपाठी आप सभी का मैथ्स माधव चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए मैथ्स की दुनिया में, अरे रुकिए, आज मैथ्स की दुनिया में नहीं जाना है। आज मैं आपको कहीं और ले चलता हूं। एज मैथ्स माधव सेज, मैथ इज द मदर ऑफ एवरी साइंसेस। बट जैसा वो कहते हैं कि मैथ सारे विज्ञान की जननी है, लेकिन मैं कहता हूं मैथ को पढ़ने के लिए हमें दिमाग चाहिए। वी मस्ट हैव ब्रेन टू स्टडी मैथ। और ब्रेन को पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? बायोलॉजी। हमें बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। तो आज हम बात करेंगे बायोलॉजी को कैसे पढ़े, किससे पढ़े और किस तरह से पढ़े। बायोलॉजी में ऐसे ऐसे टर्म हैं जो आप आज याद करते हो तो कल भूल जाता है। नहीं नहीं, कल नहीं भूलता है, आज पढ़ते हो 1 घंटे बाद भूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो टर्म है वो पूरी तरह से नए होते हैं। तो उसको कैसे याद रखा जाए, क्या किया जाए, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज तो हम बात करते हैं कि कौन से बुक से पढ़ा जाए। बायोलॉजी यदि पढ़ना है तो किस बुक से पढ़ी जाए। सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों के अंदर दुविधा कि कौन सी बुक यूज की जाए। तो सबसे पहला बुक यूज करना है आपको एनसीईआरटी की, और एनसीईआरटी के साथ आपको अपनी एक साइड बुक रखनी है। एक ही साइड बुक होनी चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि कहा गया है एक ही साध है सब सध है, सब साध है सब जाए। तो एक बुक ही होनी चाहिए। और एक बुक को चुनने का तरीका ये है कि आप मार्केट में जाइए, आप साइड बुक को देखिए, वहाँ पे 1, 2, 3 रीडिंग करिए कि कौन सा बुक अच्छा है, और फिर उसके बाद उसको चुनिए कि हाँ ये अच्छा है कि नहीं। आपके फ्रेंड के पास भी बहुत सारे साइड बुक होंगे। आप 1-2 दिन के लिए मांग लीजिए कि भाई इस पब्लिकेशन का बुक तुम्हारे पास है तो ले आओ, मैं देखता हूँ। 1 बार 2 बार देखिए सारे पब्लिकेशन के बुक को, और तब डिसाइड करिए कि आपको कौन सा साइड बुक अच्छा लगता है। मैंने भी देखा है कि 10th क्लास में कौन कौन से साइड बुक हैं, और मैंने उसको देखा। तो मुझे जो अपना पर्सनल लगा कि कौन सा साइड बुक अच्छा है, तो वो एस चंद पब्लिकेशन का बुक है, जो मुझे लगा, मेरे स्तर पर लगा कि हाँ इसमें सारा डिटेल में दिया हुआ है। तो आपके पास क्या होना चाहिए? एक एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए, दूसरा एक साइड बुक होना चाहिए। यदि आपके पास कई सारे साइड बुक हैं तो आप फिर समझिए कि गड्ढे में गिरने वाले हैं। आपके पास यदि एक से ज़्यादा साइड बुक है, आप उसे हटा दीजिए। और साइड बुक चुनना है तो आपको अपने ऊपर खुद ध्यान दे करके इसको चुनना पड़ेगा कि कौन सा साइड बुक हम चुने इसको। ठीक है? तो आप जब भी ये डिलेमा है कि कौन सा बुक चुनना है, तो एक चीज़ एनसीईआरटी, दूसरा एक साइड बुक वो आप चुनेंगे। ना मेरे कहने पे चुनिए, ना अपने दोस्तों के कहने पे चुनिए। जितनी भी साइड बुक हैं उनको ले आइए, अपने दोस्तों से मांगिए और उसको देख करके पढ़िए। आजकल तो ऑनलाइन सारे पब्लिकेशन अपने सैम्पल पेपर भी डालते हैं। 1 चैप्टर 2 चैप्टर ऑनलाइन होता है, उसको पढ़ो, उसको देखो कि हाँ ये मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, उसको ले लो। और एक ही साइड बुक होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं। दूसरा, अब आता है कि अब क्या पढ़ें। मेरे पास तो बुक आ गई, एनसीईआरटी आ गई, साइड बुक आ गई, अब हम क्या पढ़ें, उसको कितना पढ़ें। चलिए अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक पर कि हमारा कोर्स क्या है और हमारा सिलेबस क्या है, उसको कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, इसके बारे में बात करते हैं। तो दूसरा टॉपिक है हमारा कि हमारा सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है, क्योंकि जब भी हम किसी युद्ध में जाते हैं तो हमको सबसे पहले अपने दुश्मन के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा दुश्मन कितना ताकतवर है, कितना बड़ा है, और कहाँ कहाँ हमें अटैक करना है, कौन सा एरिया उसका सबसे इंपॉर्टेंट है जो युद्ध में सबसे ज़्यादा खतरा पैदा कर सकता है। ठीक उसी तरह से हमें ये जानना होगा कि हमारा सिलेबस कितना बड़ा है, हमें ये देखना होगा। क्योंकि बायोलॉजी एक बहुत बड़ा विशाल है। जैसे आप मान लो पढ़ रहे हो कि आप अपने किडनी के बारे में पढ़ रहे हो, तो आप किडनी का तो स्पेशलिस्ट भी होता है, वो भी किडनी के बारे में ही पढ़ रहा होता है, और आप 10th में भी किडनी के बारे में पढ़ रहे हो। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको किडनी के बारे में कितना जानना है, हार्ट के बारे में कितना जानना है, ब्रेन के बारे में कितना जानना है। तो आप कहोगे भाई कैसे जानूँ? आंसर, एक बुक। कौन सी बुक? एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी पढ़ो, देखो उसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, वही आपका लिमिट है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत पढ़ो। ठीक है? एनसीईआरटी की बुक देखो और उसके बारे में जानो। ठीक, उतना ही। और दूसरा क्या है तरीका है, सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट है,
कौन सा सबसे ज़्यादा नंबर हिट कराएगा, तो आप 10 साल के पेपर उठाओ, मैं कहता हूँ 10 भी मत उठाओ, 3-4 साल के पेपर भी उठाओ, उसमें देखो कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। उस सब्जेक्ट से जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है उसे एक कॉपी पे लिख लो, वो याद हो जाए। ऐसा रहे कि तुम कहीं भी जाओ तुमको पता हो कि अरे इस चैप्टर से तो ये इंपॉर्टेंट है, अगले चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद होना चाहिए। यदि आपको हर चीज़ ये याद है कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो समझिए आपका काम आधा हो गया। मतलब इफ़ यू आर नोइंग योर एनिमी मीन्स यू हैव विन हाफ ऑफ द वॉर। यदि आप अपने शत्रु के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन रखते हैं तो आप आधे युद्ध जीत चुके हैं। इंफॉर्मेशन इज द की। ये ठीक इसी तरह से हमको ये पता होना चाहिए कि पेपर जो हमारा एग्जाम जैसा युद्ध है उसमें हमारे पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन आएगा, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह से आ सकते हैं। ये चीज़ हमें यदि पता चल गया तो समझो कि आधा काम हो गया। कम पढ़ो लेकिन स्मार्टली पढ़ो। डोंट बी सीरियस, बी सिंसियर। सीरियस लोग हॉस्पिटल में होते हैं, सिंसियर लोग ट्रीट कर रहे होते हैं। तो बी सिंसियर, डोंट बी सीरियस। ओके, अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे। व्हाट इज द पैटर्न? पैटर्न क्या है भाई? बायोलॉजी का जब हम पेपर देने जाएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि एग्जाम के समय हमारे को कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इसका हमेशा आप देखते होंगे कि हर साल कुछ ना कुछ चेंजेज होते हैं। कभी आएगा 1 नंबर का क्वेश्चन कुछ होगा, फिर 3 नंबर का, कुछ 5 नंबर के ऐसे आते हैं, कई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। तो हर बार पैटर्न बदलता रहता है। तो अभी तो लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में भी अब देखो सबको प्रमोट किया गया। अब इसके आगे हो सकता है कि ऑनलाइन टेस्ट हो या एग्ज़ाम हो, तो उसके बारे में जैसा पैटर्न आएगा उसके बारे में आपको मैं या तो ये अपडेट कर देंगे। समझ ही गए होंगे, मैथ्स माधव वो आपको अपडेट करेंगे कि किस तरह का पैटर्न आता है और किस तरह का पैटर्न चेंज हुआ है, उसके बारे में आपको अपडेट कर देंगे। तो इसके पैटर्न के बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये आप हम लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए, मैथ्स माधव पे छोड़ दीजिए, वो आपको बताएंगे कि क्या पैटर्न आता है। चलिए, ये तो हमको पता चल गया कि हमारा कोर्स क्या है, किस बुक से पढ़ें और कैसे पढ़ें। भाई कैसे पढ़ें, बुक भी आ गया, हमें ये पढ़ना है ये भी पता चल गया, पेपर ऐसे ऐसे आएगा ये भी हो गया, लेकिन पढ़े कैसे भाई, पढ़ना कैसे है, यही तो मेन है। करे क्या? अब तो पता चल गया कि लड़ाई किससे लड़नी है, कितना ताकत है, अब ये तो करना है और लड़ना तो हमें है। कैसे लड़े, कैसे पढ़ें इसको? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बायोलॉजी को पढ़ा कैसे जाता है। जब भी आप बायोलॉजी को पढ़ते हो तो सबसे ज़्यादा समस्या क्या आती है, हमारे माइंड सेट की समस्या आती है। माइंड सेट क्या है? अरे ये तो बायोलॉजी है। अगला टॉपिक हम ये देखते हैं कि बायोलॉजी को कैसे पढ़ा जाए। आपने अपने शत्रु को जान लिया, पहचान लिया, उसकी ताकत को पहचान लिया, लेकिन लड़ना तो आपको खुद है। आइए कैसे तैयारी करें इस एग्ज़ाम रूपी लड़ाई की। तो कैसे तैयारी कर सकते हैं? सबसे पहले आपको बदलना होगा अपना क्या, मैथ नहीं, माइंड। आपको सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट बदलना होगा। क्या बदलना होगा माइंडसेट में? ये कि अरे इसको बाद में पढ़ लेंगे, नहीं नहीं, इसको बाद में मत पढ़ो, इसको शुरू से ही पढ़ना शुरू कर दो। और कैसे पढ़ना शुरू करना है? इसको एज ए सब्जेक्ट नहीं, कहा जाता है ना, कहीं कहीं लोग कहते हैं नो योर सेल्फ, अपने आप को जानो। तो अपने आप को जानने के लिए इसको पढ़ोगे। तुम्हारा हार्ट कैसे काम करता है, ब्रेन कैसे काम करता है, किडनी कैसे काम करता है, उसको जानने के लिए पढ़ो। एक कहानी की तरह पढ़ो इसको कि सपोज करो एक हार्ट है, वो कैसे कैसे पंप करता है, ब्लड कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ से वापस आता है, फिर 4 चैम्बर हैं तो पहले किस चैम्बर में जाता है, फिर वहाँ से दूसरे चैम्बर में कैसे जाता है, कितना प्रेशर होता है। ऐसे सोचो, सोच करके विजुलाइज करो उसको, और फिर इसके बाद उसको पढ़ो तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहले क्या करना है, कहानी की तरह पढ़ना है, सब्जेक्ट को कहानी की तरह पढ़ना है, और सोचना है कि ये आसान सब्जेक्ट है और इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ में हमेशा दिक्कत आती है, जब हम नए नए शब्दों को पढ़ते हैं। ठीक है, नए नए शब्द आएंगे तो एक ट्रिक बताऊं, जितने भी नए शब्द हैं उसका एक मीनिंग है, और वो मीनिंग वो सब जहाँ जहाँ आएंगे उसका सेम मीनिंग हो। जैसे आएगा, जैसे हम एग्जाम्पल ले लें बायोलॉजी, जहाँ भी बायो आएगा तो उसका मतलब है लिविंग थिंग, समथिंग लिविंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो मतलब छोटा होता है, तो जहाँ जहाँ माइक्रो आएगा उसका मतलब छोटा हो गया। ऑर्गेनिज्म जहाँ जहाँ आएगा तो ऑर्गेनिज्म हो गया। मैक्रो मतलब बड़ा होता है, स्यूडो मतलब फॉल्स होता है, जहाँ स्यूडो आया मतलब समथिंग इज फॉल्स, कुछ वहाँ पे झूठा है ना।
तो इस तरह से बहुत सारे हैं कि अब माइको माने फंगस, जहाँ भी माइको वर्ड आया मतलब कि फंगस होगा। इस तरह से तमाम सारे उसमें रूट वर्ड भी होते हैं, उसका मीनिंग आपको जानना होता है कि उसका मीनिंग क्या है। यदि आपको रूट वर्ड पता है आधा काम हो गया। हम लोग ऐसे ही किया करते थे। मैं क्या करता था, टॉपिक क्या है उसका मतलब पढ़ता था कि आपका टॉपिक क्या है। जैसे बोला कि यदि कोई पूछ रहा है कि ब्लड सर्कुलेशन है ना, कार्डियक ब्लड सर्कुलेशन, तो अब ब्लड सर्कुलेशन, सबसे पहली बात यह कि सर्कुलेशन क्या है आपको यही समझना है। ब्लड का तो मतलब पता है, ब्लड जो हमारे शरीर में आरबीसी है, प्लाज्मा है, ये सारा मिलकर के एक फ्लूइड बनाता है जिसको ब्लड कह रहे हैं, ठीक। और सर्कुलेशन का क्या मतलब है इसे समझना है। सर्कुलेशन के डिफिनीशन को समझो। हो सकता है एग्जाम में डिफिनीशन नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप सर्कुलेशन का मतलब समझोगे आपको सारा टॉपिक इजी हो जाएगा। जो कभी डिटेल में समझा जाएगा कि सर्कुलेशन क्या है, फिर एक्सक्रीशन क्या है ना, ये सारी चीज़ों का जब अच्छे से प्रॉपरली पता होता है तो एकदम आसान है। जहाँ भी सर्कुलेशन आएगा सेम थिंग हमेशा आएगा, जहाँ पे रूट वर्ड आएगा हमेशा सेम रूट वर्ड का मतलब सेम ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ना है। और दूसरा जो मैंने बोला कि आपको विजुअलाइज करना है। कैसे विजुअलाइज कैसे करेंगे? सपोज मान लीजिए हमने कहा कि भाई चलो ब्लड सर्कुलेशन पढ़ते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन ओके, क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन होगा पूरी बॉडी में, मतलब हार्ट पंप करेगा, एक तरफ से हार्ट पंप कर रहा है, पूरी बॉडी में जा रहा है, फिर पूरी बॉडी से घूम करके ब्लड कहाँ आ रहा है, हमारे हार्ट में वापस आ रहा है। तो शुरू कहाँ से करोगे? हार्ट से। चलो हार्ट ने पंप किया, कौन सा पंप कर रहा है हार्ट, तो यदि लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा तो पंप करके कहाँ जाएगा? एओर्टा में जाएगा, एओर्टा से पूरे शरीर में जाएगा, है ना, असेंडिंग एओर्टा, थोरेसिक एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा, अपर लिम, लोअर लिम, ब्रेन, फिर वहाँ से कहाँ जाता है? टिश्यू में, टिश्यू से कहाँ जाएगा? वेन में, वेन से कहाँ जाएगा? बड़े वेन में। देखो मैं एकदम कहानी बढ़े, वेन में जाएगा, छोटे वेन से बड़ा वेन, फिर उससे ज़्यादा बड़ा वेन, फिर इन्फीरियर वेना कावा सबसे बड़ा वेन होता है, मोटा सा होता है। फिर वहाँ से कहाँ जाएगा? वहाँ से जाएगा आपका राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में कहाँ जाएगा भाई? अब कहाँ जाएगा घूमते घूमते? पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा? लंग में जाएगा, लंग से होकर के ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन खाएगा। चल भाई ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई हो गई, ऑक्सीजन लेकर के फिर वहाँ से कहाँ जाएगा? पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन से कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया से कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? फिर पंप करेगा, कहाँ जाएगा? एओर्टा में, फिर कहाँ जाएगा? पूरे शरीर में, फिर पूरे शरीर से वेन में, इंफीरियर वेना कावा, राइट एट्रिया, ठीक। तो अब देखो ये पूरा विजुअलाइज करो, हार्ट बीच में पंप कर रहा है, पंप कर रहा है, पंप कर रहा है, पंप कर रहा है, ठीक है। इसको इस तरह से विजुअलाइज करना है। इसको आप वीडियो भी देख सकते हो, यूट्यूब में तमाम वीडियो हैं, उसको आप देखो, विजुअलाइज करो और इसका फ्लो चार्ट बनाओ। फ्लो चार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपकी किताब में दिया हुआ है, आपकी किताब में पैराग्राफ के रूप में दिया है, आप उसको फ्लो बना लो। हाँ, हार्ट सबसे पहले पंप किया, तो पंप करके एओर्टा में गया, एओर्टा से फिर एरो बनाया आपने, फिर एओर्टा से कहाँ जा रहा है? कौन से एओर्टा में जा रहा है? थोरेसिक एओर्टा, फिर कहाँ? एब्डोमिनल एओर्टा, वहाँ से कहाँ जा रहा है? लोअर लिम, अपर लिम, ठीक है, सब में ऐसे जा रहा है, फिर टिश्यू में जा रहा है, वहाँ से रिटर्न होकर के आ रहा है। तो सबको एरो बना करके आप लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि नंबर पाने के लिए क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाने के लिए डायग्राम बनाओ। डायग्राम कैसा बनाओ? जैसा मन करे वैसा बनाओ, कुछ ज़्यादा करना नहीं है आपको, बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बनाना है, एकदम सिंपल डायग्राम है। जैसे मान लो मुझे किडनी बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा किडनी? देखो एकदम सिंपल है, बन गया किडनी। ऐसे ही बनाना है, इससे ज़्यादा अच्छा नहीं बनाना है आपको। अब इसके अंदर कुछ बनाना होगा, अब कहेगा भाई और क्या बनाना है? ब्लैडर बनाना है, ले भाई ये ब्लैडर बन गया आपका, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये देखो ब्लैडर बन गया, ये इधर गया, ये इधर वाला किडनी हो गया, थोड़ा सा ऐसे है ना, ये इधर का किडनी हो गया, ठीक, इधर का किडनी हो, एक छोटा हो गया एक बड़ा हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आप ऐसे बनाइए, डायग्राम को बनाओ। आप कहोगे नहीं ऐसा डायग्राम नहीं, यदि कोई बंदा ऐसा डायग्राम बना करके चला आएगा और आप कोई डायग्राम नहीं बनाओगे तो इसको ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, आपको कम नंबर मिलेगा। 30 सेकेंड में कोई भी डायग्राम बना दो। जब आप पढ़ते पढ़ते थक जाओ तो ऐसे सोचो चलो हार्ट बनाते हैं, हार्ट का चैम्बर बनाओ। हार्ट चैम्बर कैसे बनाओगे? ऐसे ऐसे दिल बनाते हो मत बना देना, ये पान का पत्ता है, ठीक है। आपको यदि हार्ट का चैम्बर बनाना है तो सीधे ऐसे भी बना सकते हो,
हम तो हार्ट का चैम्बर ऐसे बनाते हैं हमारे यहाँ, है ना, 4 चैम्बर हो गया हार्ट का। ठीक, अब ये राइट एट्रिया लिख दो, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, और यहाँ से ऐसे निकल करके जा रहा है यूँ। ठीक, ये क्या है, एओर्टा है। एक पाइप यहाँ से निकल के जाएगी, ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी लंग में, फेफड़े में चली जाएगी। ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि चीज़ें कहाँ से निकलती हैं, कहाँ जाती हैं। तो और बहुत ज़्यादा उसको क्या बोलते हैं, जिसने मोनालिसा पेंटिंग बनाई थी वैसा नहीं बनाना है आपको कि मोनालिसा की पेंटिंग की तरह एक एक बारीकियों का ध्यान रखते हुए कि रिसर्च किया जाए तो तमाम चीज़ें निकले उस वजह से, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो प्रैक्टिस करिए डायग्राम को। और आखिरी चीज़ मैं ये बताऊंगा, अब मैं ये करूंगा कि जो भी आप बनाएंगे, जो भी आप पढ़ रहे हो ना किताब से, उसका नोट्स बना लो। फ्लो चार्ट में थोड़ा थोड़ा नोट्स, कुछ निमोनिक्स देखो क्या होते हैं, उसको देखो। ठीक है, इन सब को करने के बाद मान लीजिए मैंने आपको सारी युद्ध कलाएं सिखा दी, लेकिन यदि आप रिवाइज नहीं करेंगे उसको तो सब भूल जाएगा। तो रिवीजन इज द की टू सक्सेस। रिवीजन आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। जो रिवाइज नहीं करता है, कितना भी अच्छा दिमाग हो, वो अच्छे से याद नहीं रख सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग ही ऐसे काम करता है। दुनिया का अच्छे से अच्छा दिमाग भी किसी भी चीज़ को 70% भुला देता है 24 घंटे के अंदर। आपको 70% भूल जाएगा। इसलिए आपको जो भी चीज़ आज पढ़े हो विदिन 24 आवर रिवाइज कर लो। उसके बाद 7 दिन में रिवाइज करो, उसके बाद 1 महीने में रिवाइज करो। यदि आप ये साइंटिफिक 3 रिवीजन करते हैं 24 घंटे के अंदर, फिर 7 दिन के अंदर और 1 महीने के अंदर, तो आपको 80% चीज़ें याद रहेंगी। 80% चीज़ों का याद रखने का मतलब है कि 98 to 100 नंबर्स ले आना किसी भी सब्जेक्ट में। तो ये 3 रिवीजन होना चाहिए। देखिए हम 4 रिवीजन करते हैं, 5 रिवीजन करते हैं, लेकिन साइंटिफिक रिवीजन नहीं कर पाते। साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक रिवीजन क्या होता है? वैज्ञानिक रिवीजन होता है आज पढ़ो, 24 घंटे के अंदर जो आज पढ़ो उसको रिवाइज करो, जो 24 घंटे के अंदर रिवाइज किए हो उसको 7 दिन में रिवाइज करो और फिर 1 महीने में रिवाइज करो। यदि आपने ये कर लिया तो आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपको चीज़ें भूलनी हैं, चाहे आप कितने भी ज़्यादा अच्छे हो पढ़ने में, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग ही इसी तरह से काम करता है। ठीक है, कुछ बच्चों को मैंने देखा कि कुछ बच्चे कहते हैं भाई मैं तो हिंदी मीडियम का हूँ, मुझे बहुत दिक्कत होती है, ये सारी चीज़ें। तो लैंग्वेज तो एक समस्या है ही, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आज देखिए पहले के समय में क्या था, हम लोग ज़्यादा हिंदी बोलते थे तो लोगों को पता नहीं। आज देखिए बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? हाउ आर यू बेटा? तो वो बोलते हैं यस आई एम फाइन, हाउ आर यू। तो पहले यही चीज़ हम सीखते थे जब 5 साल के 6 साल के होते थे। आज UKG में भी बच्चे बोलते हैं हाउ आर यू, दे कैन टॉक इन इंग्लिश आल्सो। वाई? क्योंकि उस चीज़ों को वो ये नहीं सोचते हैं कि अरे ये तो अंग्रेजी लैंग्वेज है, मैं कैसे। अरे भाई वो वर्ड है ना, उसे पढ़ो, सिंपल सी बात है। यदि सोचो उसी को यदि भोजपुरी में लिख दिया जाए तो कैसा कितना टफ हो जाएगा। अंग्रेजी की जगह जो हिंदी में लिखा हुआ है उसको मैं भोजपुरी में लिख दूँ तो न जाने कितने लोग पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए भाषा को ही मत सोचो कि बहुत ज़्यादा कठिन है या वो है। हमारा बस सीधा मतलब ये है कि आप कितना यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। यदि उसको यूज कर रहे हैं लैंग्वेज को, तो निश्चित रूप से आप लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, और सारी चीज़ों के बारे में और अपडेट करेंगे। एक और चीज़ है कि मैं आने वाले समय में बताऊंगा कि हाउ टू लर्न, मतलब कैसे सीखें कि सीखना कैसे है, मतलब कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। आवर ब्रेन इज अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट, टूल। द मोर शार्पर ब्रेन इज मोर डेंजरस इफ यू आर नॉट नोइंग कि हाउ टू यूज। जितना ज़्यादा तेज दिमाग है उतना ही ज़्यादा ये खतरनाक भी हो सकता है यदि आप ये ना जाने कि इस तेज दिमाग का करना क्या है। जैसे तेज चाकू होती है, काटो तो कटता अच्छा है, लेकिन यदि आपको पता ना हो कि काटना कैसे है तो उंगली भी कटने का उतना ही डर होता है। ठीक ऐसे ही हमारा ब्रेन भी है। तो हम देखेंगे, लर्न करेंगे कि कैसे हमारा ब्रेन काम करता है और कैसे हम
कम समय में चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकते हैं और लंबे समय तक याद कर सकते हैं। चलिए, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो अपना इतना मेहनत करिए कि आपको कोई भी बाधा आपके बीच में ना आने पाए, ना लैंग्वेज की, ना सब्जेक्ट की, ना ही कि कोई और बाधाएं। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हों जिन्हें छत पर जाना है, आसमां है मेरी मंजिल, रास्ता खुद बनाना है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको सलाह दूंगा कि आप हमेशा मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइज करिए और डिस्टेंस बना करके रखिए। जब भी बाहर निकलिए तो जब ज़रूरत हो तभी बाहर जाएं, अन्यथा बाहर न जाएं, घर में ही रहें। थर्ड वेव आ भी सकती है और उसका इंटेंसिटी मोस्ट प्रोबेबली इससे कम होना चाहिए, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता बिकॉज द वेरिएंट ऑफ वायरस कैन चेंज देयर जेनेटिक स्ट्रक्चर एंड जब उनका स्ट्रक्चर चेंज होता है तो ये प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि वो कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इसलिए आप लोग जो भी गाइडलाइन दी गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, उसको फॉलो करिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और मैथ्स माधव पे सारी वीडियो देखिए, अपने ज्ञान बढ़ाते रहिए। मैथ्स माधव हमेशा आपके साथ है। चलिए, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सी यू वंस अगेन।